हम लोग भारत विजय को दो देशों की तुलनात्मक स्थिति के संदर्भ में देखते हैं कि उस समय ब्रिटेन की स्थिति कैसी थी और भारत कैसा था। क्योंकि जब दो देशों का संपर्क होता है और वो भी आक्रमण या विजय की स्थिति में, तो दोनों देशों की तुलनात्मक संदर्भ पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंटरेक्शन में ही तो पता चलता है कि कौन किससे बेहतर है या कौन शक्तिशाली है, कौन कमजोर है। तो इसको हम लोग चार्ट के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या थी। राजनीतिक स्थिति कैसी थी? स्थिति राजनीतिक ज्यादा ठीक तो नहीं थी, मतलब फिर भी मुगल सम्राट मुगलों का शासन था। सबसे महत्वपूर्ण है अनेकता, मतलब कि कई राज्यों की उपस्थिति थी, कई राज्यों की उपस्थिति। भारत में, और ये राज्य कैसे थे? एक दूसरे से संघर्षरत थे। पारस्परिक संघर्ष ये यहाँ पर विभिन्न राज्यों के बीच पारस्परिक संघर्ष। विभिन्न राज्यों के बीच है, पारस्परिक संघर्ष है। तीसरी बात, राष्ट्रीयता जैसी कोई चीज नहीं थी यहाँ पे, राष्ट्रीयता का अभाव है। ये जो नकारात्मक चीजें हैं, ये सब मिला के भारत की समग्र स्थिति को बता रहा है कि भारत राजनीतिक रूप से कैसा था। ठीक है। इसके अलावा और राजनीति में क्या चीजें हैं? जैसे जनता का सेंटिमेंट। जब राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी तो जनता की भागीदारी भी नहीं थी। किसी हद तक किसी भी स्तर पर जनता की भागीदारी नहीं थी। ये था हिंदुस्तान। जनता की भागीदारी मतलब एक तो है कि शासन में भागीदारी नहीं थी, और दूसरी बात जो नीति निर्णय था उसमें भागीदारी नहीं थी। इससे क्या थे ये लोग? शासन के प्रति या सत्ता बदल रही है इस सब के प्रति क्या थे? जानते तो थे लेकिन कोई मतलब नहीं था, लापरवाह हो गए थे। जिसको तुलसीदास ने कहा है, को नृप हो हमें कहानी। तो चाहे मुगल रहे या अंग्रेज रहे, इनको बहुत फर्क नहीं पड़ता था। अब देखिए इधर, अब देखिए उसी समय ब्रिटेन की क्या स्थिति थी। ब्रिटेन क्या था? राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट। ब्रिटेन क्या था? राष्ट्र राज्य। वहां पे भी विभिन्न तरह की चीज थी, लेकिन तब भी एक केंद्रीकरण था, सेंट्रलाइजेशन था वहां पर। जैसे वहां भी तो आयरलैंड थे, स्कॉटलैंड थे। इसके बावजूद शक्तियों का केंद्रण था, शक्ति एक खास चीज के लिए था। यह चीज आप यहां पर नहीं देखते हैं। यहां पे संघर्ष आप नहीं देखते हैं। जनता की भागीदारी बहुत ही उच्च कोटि की है यहाँ पर, क्योंकि विश्व में सबसे पहले संसदीय परंपरा का जन्म इंग्लैंड में ही होता है, हम लोग जानते हैं।
इससे कई बातें होती है। जनता के दुख दर्द के विषय में शासन को भी पता होता है, शासन की कमियों के विषय में जनता को भी पता होता है। ये जो दोहरा थर्मामीटर जन्म लेता है, इससे एक बेहतर सत्ता, एक बेहतर समाज का जन्म होता है, जो इंग्लैंड में था और अपने यहाँ नहीं था। ये आपका है राजनीतिक व्यवस्था में हमारा अंतर। केवल यही अंतर नहीं है, ये जो राजनीति है, ब्रिटिश राजनीति वैसी राजनीति थी जो औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति के बाद की राजनीति थी। ये सब बातें जज्ब हो चुकी थी, एसिमिलेट हो चुकी थी। कहाँ पे? ब्रिटिश राजनीति में। बेहतर बातें कैसे आई? बेहतर बातें उन क्रांतियों के बाद आई। ये 13वीं सदी का ब्रिटेन नहीं था। 13वीं सदी के ब्रिटेन में वही स्थिति थी जो 18वीं सदी के भारत में थी। ये बिल्कुल ही नई स्थिति थी, जिससे संपर्क 18वीं सदी के भारत का हुआ। किससे? 18वीं सदी के ब्रिटेन से। ये इन क्रांतियों को जज्ब कर चुके थे लोग। कौन लोग? ब्रिटेन के लोग। विभिन्न क्रांतियों के उच्चादर्श जज्ब। ये चीज है। और हमारा समाज कैसा था? हमारी राजनीति कैसी थी? सामंतवादी राजनीति थी। राजा रजवाड़ों की राजनीति सामंतवादी राजनीति थी। तो ये आपके पॉलिटिक्स का अंतर है। वहां पर किस तरह का पॉलिटिक्स है? संसदीय राजनीति है, उत्तरदायित्व वाली राजनीति, जिसमें वहां के नेता किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति। संसद के प्रति भी। जैसे जो वहां की कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, वो किसके प्रति उत्तरदायी है? वहां की संसद के प्रति। अपने यहाँ इस तरह की कोई उत्तरदायित्व वाली बात तो है नहीं। एक तंत्र था, राजतंत्र था अपने यहाँ। जो भी डिसीजन लेना है ले लीजिए आप, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है आपको। इस तरह से दो तरह की राजनीति है। और हम जानते हैं कि जो उत्तरदायित्व वाली राजनीति है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए जब आपकी भेंट उस शासन सत्ता से होती है तो आप बिखर जाते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स की बात यहां तक। अब हम देखते हैं कि जो हमारा समाज था और जो ब्रिटेन का समाज था, समाज में क्या अंतर है। तो ब्रिटेन का समाज, आप ये बात तो समझ चुके हैं, जो अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति आदि के आदर्श थे उसको पचा चुकी थी। वो आदर्श क्या थे? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। उनके सोसाइटी का स्ट्रक्चर इन आदर्शों को मिला के बनता था। हमारे यहाँ ये चीजें नहीं थी। हम वर्ण व्यवस्था वाले लोग थे। हमारा बहुत कुछ ढांचा उसी पे आधारित था। इससे एक कमजोरी थी हमारे अंदर। हम लोग गतिशील नहीं थे। गतिशील मतलब सोशियोलॉजी में सोशल मोटिविटी या सामाजिक गतिशीलता, मतलब यहां पर आप जो पैदा होते हैं वही आपको बनना था। जब ये स्थिति बनती है तो आपके लिए कोई प्रेरक चीज नहीं रहता है, फिर आप मेहनत कम करते हैं। आप भविष्य में कैसा विश्वास करते हैं कि सब कुछ निर्धारित है,
आप कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं कि कर्म के द्वारा अपने भाग्य को बनाना है, आप भाग्यवादी बन जाते हैं। यह एक भाग्यवादी देश था। उस भाग्यवादी देश का उस देश से संपर्क हुआ या संघर्ष हुआ जिसका समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व में विश्वास था। समझ रहे हैं इस चीज को? तो बिल्कुल ही दो तरह का समाज था। इधर सामंतवादी समाज है और उधर कौन सा है? बिल्कुल आधुनिक समाज। और उस समाज के हिसाब से ही दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क है, दोनों की शक्ति में फर्क है। इस फर्क को आपको लिखना होगा अपने आंसर में। पहले आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे, फिर सोसाइटी की बात करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग चलते हैं सैनिक ढांचों पे। सैनिक ढांचा कैसा है? फिर आप इधर बनाइए सैनिक ढांचा, देखिए कैसा है। इधर लाठी बंदूक, लाठी बल्कि लाठी भाला वाले लोग हैं, इधर बंदूक बारूद वाले लोग हैं। बहुत ही फर्क है। मतलब यहाँ पे परंपरागत अस्त्र है, परंपरागत है शस्त्रास्त्र, और यहाँ पर क्या है? आधुनिक है, मॉडर्न है। आधुनिक शस्त्रास्त्र है। एक तो ये है। दूसरा नेतृत्व की बात है। यहाँ पर व्यक्तिगत वीरता पर ध्यान है, व्यक्तिगत वीरता पर, व्यक्तिगत वीरता पर ध्यान है। यहाँ पर क्या है? व्यूह रचना, रणनीति, स्ट्रेटेजी की बात है। यहाँ पर ये कैसे व्यूह रचना करते हैं, रणनीति बनाते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि कुछ कम सैनिक भी आपको हरा देते हैं, क्योंकि उनके पास बेहतर रणनीति है। आपके पास केवल व्यक्तिगत वीरता दिखाना है। जो इनकी रणनीति है विज्ञान प्रौद्योगिकी पे आधारित है। विज्ञान प्रौद्योगिकी पे आधारित इनकी सेना में। और आपके यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब केवल विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात हम यहाँ तक करते हैं और इसके बाद इसको और भी रूप में ले जाएंगे। पहले एक चीज आप समझ लीजिए, ब्रिटेन जल शक्ति में सर्वोच्च था उस समय, पूरी दुनिया में सबसे आगे, अमेरिका से भी आगे, जर्मनी से भी आगे। इस जल शक्ति में सर्वोच्चता ने क्या किया? आर्थिक रूप से तो मजबूत बनाया है। जो सैन्य टुकड़ियां या सैन्य संसाधन भी इधर से उधर गतिशील हो सकते थे, इसको भी चेंज किया। इसने ब्रिटेन की शक्ति को और ज्यादा संगठित किया और ज्यादा मजबूती दी जल शक्ति की सर्वोच्चता ने। जल शक्ति की सर्वोच्चता से एक चीज और हुआ, दुनिया के किसी कोने में ब्रिटिश टुकड़ी पहुंच सकती थी, वहां पे सैन्य संसाधन पहुंचाया जा सकता था। ये बातें अपने यहां नहीं थी। एक समय में अपने यहां था, जल सेना थी चोलों के समय में, लेकिन धीरे धीरे जल सेना का रहना यहाँ जरूरी नहीं माना गया। ये कमी थी। बाद में मराठों ने देखा देखी की भी, लेकिन उसका बहुत मतलब नहीं रहा अंग्रेजों से युद्ध करने में। तो ये राजनीतिक, सामाजिक और सैनिक चीजें हैं। ये वो पहलू हैं जो आपको दिखाते हैं कि हम लोग क्यों कमजोर थे और वो लोग क्यों मजबूत थे। ठीक है, इसमें कोई समस्या? ठीक है। अच्छा, ये चीज जो अभी हम देख रहे हैं, यही चीज तुर्कों के विजय में भी है,
सेम चीज है, आप याद कर लीजिए। यदि आपको कुछ नहीं याद हो उसमें तो बस इन चीजों को याद करिएगा, केवल ये छोड़ के, क्योंकि वो लोग अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति से परिचित वो लोग भी नहीं थे। अब इसको हटा दीजिए, लेकिन उसी तरह से सैनिक और उसी तरह से राजनीतिक तत्वों पे बल दीजिए, राष्ट्रीयता की बात हटा दीजिए वहां पे। लेकिन सेम चीज था, उसी तरह से हम लोग विभाजित थे तुर्कों के समय, राजपूत राज्य उसी तरह से कमजोर, और सामाजिक चीजें भी थी, सैनिक चीजें भी वैसे ही थी। आप हाथी पे निर्भर थे, वो लोग घोड़ों पे। घोड़ा ज्यादा गतिशील है, और हाथी तो कभी कभी अपनी ही सेना को रोक देती है, इसका उन्होंने फायदा भी उठाया इस चीज का। इसके अलावा अब घोड़ा पे चढ़ते हैं तो चाबुक, नाल, रकाब आदि का उन्होंने इस्तेमाल किया, बेहतर इस्तेमाल किया। तुर्कों के समय में ये भी प्रश्न है, तुर्कों की भारत विजय, दोनों अंग्रेजों की भारत विजय और तुर्कों की भारत विजय, दोनों ही प्रश्न है, दोनों आपके सिलेबस में है, हिस्ट्री के सिलेबस में। पुर्तगालियों से विजय प्राप्त कर पाए अंग्रेज, बिल्कुल, ये तो है ही। अब इसमें एक दो पहलू और है, इसको हम लोग देखते हैं। अब एक चीज देखा जाए, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी थी, इसने क्या किया, सामरिक रूप से तुमको मजबूत किया है, एक नई चेतना भी लाई। वो क्या चेतना थी? विज्ञान की चेतना, तर्क की चेतना। ये जो विज्ञान प्रौद्योगिकी थी और उससे जुड़ी हुई खुलेपन की भावना, इसका नितांत अभाव था हिंदुस्तान में। आप केवल विज्ञान प्रौद्योगिकी में ही पीछे नहीं थे, आप सभी चीज में पीछे थे। इसीलिए एक आध बार गठबंधन बनाने की बात हुई है, उसके अलावा कभी बात नहीं हुई, आपने कभी नहीं किया। जबकि भारतीय समुदाय में से ही, भारतीय हिस्सों में से ही किसी एक को मिला के उन्होंने दूसरे को पराजित किया। कभी मराठा को मिला लिया, कभी निजाम को मिला लिया, कभी टीपू को तभी मिलाया केवल जब हार रहे थे, तब युद्ध को रोक दिया गया, टीपू को कभी मिलाया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि टीपू अंग्रेजी सेना का पार्ट हो। मतलब टीपू सुल्तान और उनके पिता बेहतर समझ थी उन लोगों में, अन्य राजाओं की तुलना में। अनोखा चीज है कि हिंदुस्तान में एक दो ही लोग इस तरह से हुए जिनके पास कुछ हद तक बेहतर समझ थी। और एक चीज बात है, बहुत ही बेहतरीन बात, जो ब्रिटिश सत्ता का कैरेक्टर था, उसका चरित्र था, इसको ये लोग समझ नहीं पाए। भारतीयों ने उसी तरह से समझा जैसे कोई और सत्ता थी, इसी तरह से समझा कि ये भी कोई सत्ता है, चली जाएगी। इनको ये नहीं लगा कि ये अस्थायी रूप से 400 साल राज करने के लिए आ जाएंगे यहाँ पे। ये चीज नहीं था, भारतीयों में इस चीज का अभाव था, इस समझ का अभाव था। समझ का अभाव इसलिए भी था कि हाँ, मतलब जिस तरह की राजनीति थी और जिस तरह का सोच था हम लोगों में, हाँ, उनके बारे में तो नहीं जानते थे। और मतलब ये जो उस समय का जो पूरा वैश्विक माहौल था, वाणिज्यवाद क्या है ये सब भी नहीं जानते थे, सामंतवाद क्या है ये सब भी नहीं जानते थे। उनकी अपनी छोटी सी दुनिया थी, उसी में सब लोग मस्त थे। इसीलिए एक बहुत जबरदस्त गैप था भारत और ब्रिटिश की समाज में। हम तो राष्ट्र भी नहीं थे, अभी भी हम बनते हुए राष्ट्र हैं। कहा गया है नेशन इन मेकिंग, इसीलिए कहा गया।